हेलो दोस्तों, आज की क्लास में मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। जो अपना टेस्ट सीरीज है ग्रेड थर्ड वाली, उसका 5वां ये टेस्ट है। इसको अपन देखेंगे। इसका जो सिलेबस था वो कुछ दो तीन टॉपिक आपके मेथड्स के थे, जिसमें डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश वाला था, और एक रेमेडियल टीचिंग और सीसीसी वाला था। ग्रामर में हमारा कॉन्कर्ड वाला टॉपिक है, जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं, और क्लोजिस वाला टॉपिक था, एंड वोकेबलरी से था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला। तो कुछ शुरुआत में जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो वन वर्ड से लेकर हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लेकर। तो शुरू करते हैं अपन इसको, फास्टली देखते हैं। मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से फ्रेम किया गया है। पहला क्वेश्चन है, टू मेडिटेट बिटवीन टू पार्टीज इन अ डिस्प्यूट। यानी अगर दो पार्टीज के मध्य झगड़ा चल रहा है तो उसमें मेडिएट का काम करने को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इंटरसीड, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वोकैब के क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट इनको डिक्शनरी से देख सकते हैं। अ पर्सन हु स्ट्रांगली अपोजिट जनरली एक्सेप्टेड बिलीफ्स एंड ट्रेडिशंस। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा विरोध करता है उनको स्वीकार करने से, जो जिनको लोग स्वीकार करते हैं, ट्रेडिशंस हैं, एक्सेप्टेड बिलीफ्स हैं, उनका हमेशा विरोध करता है, तो इसको बोलते हैं आइकॉनक्लेस्ट कहा जाता है। यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, टू थ्रो एन इवेंट इनटू कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर। हमेशा कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर वाली घटना को प्रकाश में लाना, उसको बोलते हैं डिसरप्ट, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स। डायरेक्ट ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर देना, ओपनली रिफ्यूजल बोलते हैं जिसको। इसको डेफियंस कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन डिफायंस बोलते हैं, सॉरी, इसको डिफायंस, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समथिंग दैट पर्टेनिंग टू द कंट्रोवर्सी। कुछ ऐसी चीज़ जो हमेशा कंट्रोवर्सी को इंक्लूड करती है, उसको बोलते हैं पोलेमिकल। ये एडजेक्टिव है एक तरीके से, इसमें हमेशा डिस्प्यूट वाली चीज़ें रहती हैं इसमें, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड हैं। स्टैंडिंग एट द प्रोफेसर्स लेक्टर्न। आपके लिए क्वेश्चन है, लेक्टर्न को हिंदी में क्या बोलते हैं, कमेंट करेंगे, आप बताएंगे। और इसमें जो आपको वर्ब बनी थी वो ये वाला जो पार्ट है वो प्रेडिकेट है, और टू स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करें, तो इसके हिसाब से वर्ब आएगी इसमें वर, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, वर टू स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। देयर और देयर वाला जो सेंटेंस होता है, इसमें जो वर्ब है वो बाद वाले नाउन्स के हिसाब से आती है। तो मोर ऑर्डर्स के हिसाब से वर्ब आएगी, यानी प्लूरल वर्ब यूज होगी, तो वर आएगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। देयर वर मोर ऑर्डर्स कमिंग फ्रॉम स्पेन ड्यूरिंग द ईयर 2000, यानी फर्स्ट टाइम है इसमें। ये अच्छा है। राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स। कुछ जो टू सब्जेक्ट, इसका जो रूल है वो है, टू सब्जेक्ट जब एज वेल एज अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, नॉट, सो, इस तरीके से जुड़े होते हैं, तो जो वर्ब है वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। यानी इसमें राम के हिसाब से वर्ब आएगी, तो वर्ब आएगी इच। राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज कमिंग टुडे, तो वर्ब आएगी इच। इस टाइप के सेंटेंस से वो अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मनोज इज वन ऑफ द फ्यू स्टूडेंट्स हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले एंटीसीडेंट्स जो नाउन फॉर्म होगी, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पे वर्ब यूज होगी वो होगी सिंगुलर, यानी इज आ जाएगा, इज पास द एग्ज़ाम। और लेकिन इसमें एक चीज़ है, मनोज इज ओनली वन दे रखा होता तो फिर आ जाती, फिर सॉरी यहाँ पे मैं गलत बोल गया, हु से पहले स्टूडेंट्स दे रखा है प्लूरल, तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। प्लूरल इसमें है वर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो वर आएगा। मनोज इज वन ऑफ द फ्यू स्टूडेंट्स हु वर पास द एग्जाम, इसमें क्या आएगा, वर। लेकिन वन से पहले ओनली दे रखा होता तो फिर इसमें सिंगुलर वर्ब आ जाती। इसको आप एज अ एक्सेप्शन के तौर पर ध्यान रख लेना। द एम्स ऑफ द कोर्स, इसमें जो वर्ब है वो एम्स के हिसाब से आएगी, यानी एम्स वर्ड है जो प्लूरली यूज किया गया, तो इसमें मेक्स है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये लिटरेरी टर्म्स के कुछ क्वेश्चन है इसमें। पेट्रार्कन सोनेट इज ऑल्सो नोन एज इटालियन सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट के नाम से जानी जाती है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट है, सोनेट से अक्सर का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। कर्टेल सोनेट किसे कहते हैं, कर्टेल सोनेट में 10.5 लाइन्स होती है, उसको कर्टेल सोनेट कहा जाता है, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a writer describes an incident or a scene which had occurred in his life or any other person's life on the basis of memory, it is called, यानी मेमोरी पे बेसिस होने वाली जो इंसिडेंट्स उनको डिस्क्राइब करता है राइटर, तो ये मेमोयर के अंतर्गत आती है, यानी फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा।
द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोइट्री इज, पोइट्री को पढ़ाने का जो मेजर एम है, मेन एम क्या होता है, इंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन, एस्थेटिसिज्म बोलते हैं जिसको। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। एन एलिजी इज अ पोइम रिटन, एलिजी कब लिखी जाती है, इन द मेमोरी ऑफ समवन हु हैज़ डाइज, यानी जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। हमेशा कोई लॉस हो जाता है अपना जो रिलेटिव है या अपना करीबी मानते हैं जिसको, वो उसकी अचानक से डेथ वगैरह हो जाती है तो उस पर लिखने वाली जो पोइम है वो एलिजी कहलाती है, सैड पोइम होती है एक तरीके से। कॉन्फ्लिक्ट इज अ फ्यूचर, कॉन्फ्लिक्ट किस में पाया जाता है, ये किसका फीचर है, तो ये ड्रामा का फीचर है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रामा। अ फिक्शनल प्रोज टेल ऑफ नो स्पेसिफाइड लेंथ बट टू शॉर्ट टू बी पब्लिश्ड एज अ वॉल्यूम इच, यानी शॉर्ट फिक्शनल प्रोज टेल छोटी सी कहानी होती है जिसको स्पेशली एज ए वॉल्यूम के रूप में नहीं पब्लिश किया जा सकता, तो ये शॉर्ट स्टोरी होगी, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी आपके क्लोजेज के कुछ एग्जांपल हैं, इसमें आपको क्लोज बताना है। इज इट ट्रू दैट शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, ये बस दैट से आगे वाला जो दैट क्लॉज है वो बताना है, वो नाउन क्लॉज है, एडवर्बियल है, एडजेक्टिव क्लॉज है। तो इसमें ये क्वेश्चन है वो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में, यानी ट्रू यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट है ये पूरा दैट क्लॉज, तो ये नाउन क्लॉज हो जाएगा यहाँ पे, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। टेक दिस मेडिकेशन फॉर पेन, टेक दिस मेडिकेशन फॉर पेन एज ऑफन एज नीडेड, तो एच वाला है यानी कंपैरिजन वाला, तो ये एडवर्बियल क्लॉज का एग्जांपल है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लॉज दैट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट एंड कैन नॉट स्टैंड एज अ कंप्लीट सेंटेंस, जो कंप्लीट सेंटेंस इसका कंप्लीट सेंस नहीं होता, अपने अर्थ के लिए ये मेन दूसरे पे डिपेंड रहता है, तो उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, यानी डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ही नोज वेयर आई लिव, ये वाला जो सेंटेंस है नोज के तुरंत बाद आ रहा है, वेयर से कंफ्यूज हो जाएंगे अपन इसमें, तो ज़्यादातर जो एडवर्बियल क्लोज कर देते हैं बच्चे, लेकिन ये नाउन क्लोज का उदाहरण है, क्योंकि जो नोज है, नोज क्या लेती है, ऑब्जेक्टिव लेती है, ऑब्जेक्टिव के रूप में जो क्लोज प्रयुक्त हो रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, नाउन क्लोज होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ही नोज द टाइम व्हेन ही विल कम, इसमें ज़्यादातर बच्चों ने एडवर्बियल क्लोज कर दिया है, जो कि गलत है, क्योंकि ये जो व्हेन वाला जो पार्ट है, व्हेन क्लोज वाला जो पार्ट है वो टाइम को क्वालिफाई कर रहा है, तो एक तरीके से ये इसका क्वालिफायर हो गया, यानी एडजेक्टिव क्लोज माना जाएगा ये यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द न्यूज़ दैट ही पास्ड अवे, इसमें दैट ही पास्ड अवे दैट क्लोज बताना है, तो ये यहाँ पे नाउन अपोजिशन वाला इसमें जो फैक्ट है वो लगेगा, यानी एक तरीके से, तो ये नाउन क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे न्यूज़ को क्वालिफाई कर रहा है, न्यूज़ कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अगर क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव क्लोज आएगा, लेकिन यहाँ पे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए नाउन एज पोजीशन है। नेक्स्ट, दिस इज व्हाट आई वांट टू से, ये व्हाट आई वांट टू से कॉम्प्लीमेंट है इसका, तो ये यहाँ पे नाउन क्लोज हो जाएगा। दैट विल बी व्हाट आई अज्यूम, ये भी यहाँ पे व्हाट आई अज्यूम वी वर्ब के बाद आ रहा है, तो ये भी नाउन क्लोज है, नाउन क्लोज के ज़्यादातर एग्जाम्पल हैं। पीपल से दैट ही वॉज ए स्पाई, ये से वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है तो इस वजह से नाउन क्लोज होगा। फिर ये एक दो एग्जांपल्स आपके एग्रीमेंट से रिलेटेड हैं। वन ऑफ दिस बॉयज़, ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है आरपीएससी का, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है, तो इसमें इच हो जाएगा, वन ऑफ दिस बॉयज़ इज माई फ्रेंड। ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, ये अलॉन्ग विद, टुगेदर विद और विद एज वेल एज वाला एग्जाम्पल है, मैंने पहले ऊपर भी आया हुआ है, तो इसमें ई के हिसाब से वर्ब आएगी, तो क्या हो जाएगी, वॉच हो जाएगा। ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स वॉच प्रेजेंट देयर। मैनी अ फ्लावर, मैनी अ के बाद सिंगुलर नाउन आती है और सिंगुलर ही क्या आएगी, वर्ब, तो इज लाइक्ड आ जाएगा इसमें, मैनी अ फ्लावर इज लाइक्ड बाय एवरीवन। द न्यूज इज ट्रू, न्यूज हमेशा सिंगुलर होती है, तो इसमें इज आएगा। सेकंड पार्ट है मेथडोलॉजी से रिलेटेड, यानी मेथड्स के क्वेश्चन है इसमें। एक जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली, और यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है ग्रेड 3 के हिसाब से डाले गए हैं, तो आप इनको देखें और सॉल्व करें। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, ये एक डिसऑर्डर है, किससे रिलेटेड है, तो ये रीडिंग से रिलेटेड है। रीडिंग में जो अपन को समस्याएं आती हैं, जो डिसऑर्डर होता है रीडिंग से रिलेटेड, उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट, लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स राइटिंग, राइटिंग्स को अफेक्ट्स करने वाली डिसेबिलिटी को बोलते हैं डिस्ग्राफिया, ये आप ध्यान रखना। एक ये मेंटल ब्लॉक, एक ये एसोसिएटेड होता है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में, ये चलता है मेंटल ब्लॉक, तो ये क्या है, मतलब
किस चीज़ को अपन बोलते हैं? इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड आर्ट, डिसइंटरेस्ट इन स्टडीज इन जनरल, लेक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू यूज इंग्लिश। थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। अपन इंग्लिश का प्रयोग नहीं कर पाते, ऐसी अपॉर्चुनिटी की कमी रहती है, उसको मेंटल ब्लॉक कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। इसको आप ध्यान रखना, एक तरीके से सीटेट वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन है। इन विच कैटेगरी डज द यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉल? तो लेक्सिकल एरर्स, उनको क्या बोलते हैं? लेक्सिकल एरर्स बोलते हैं। लेक्सिकल मेन चीज स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती हैं, तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिस्प्रैक्सिया इज रिलेटेड, डिस्प्रैक्सिया एक डिसऑर्डर है, ये किससे रिलेटेड होता है? पुअर मोटर स्किल से रिलेटेड। लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर, ये डेफिशिएंट इन यूजिंग पोटेंशियल्स, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं बच्चों में, उसको लर्निंग डिसेबल्ड कहा जाता है उन बच्चों को। वन ऑफ द लैंग्वेज डिसऑर्डर्स इज फाउंड व्हेन, कब अपन लैंग्वेज डिसऑर्डर्स का पता लगता है आपको? लर्निंग इज मिसिंग द क्लास, लर्नर इज स्पीकिंग इन द क्लास, लर्नर स्पीक्स इन शॉर्ट एंड फ्रेगमेंटेड फ्रेजेस। थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ pupils विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज विच वन इज नॉट अ लर्निंग डिफ़िकल्टी, इसमें से एक आपको लर्निंग डिफ़िकल्टी नहीं है, बाकी 3 लर्निंग डिफ़िकल्टीज हैं, तो आपको पहचानना है। तो लैक ऑफ गुड बुक्स एक तरीके से कोई डिफ़िकल्टी नहीं मानी जाती। किसी बच्चे पर अगर गुड बुक्स, अच्छी बुक्स नहीं है, फिर भी वो आराम से इजीली पढ़ सकता है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा है, आफ्टर असेसनिंग द आंसर शीट्स of the language test of 6th grade, a teacher found that the students have not done well. She planned and conducted another exam after that. What is the name of this exam? इस एग्ज़ाम को आप क्या नाम दोगे? मतलब टीचर्स ने उसको ढंग से बच्चे का टेस्ट लिया, उसको चेक किया, उसने पाया कि जो छात्र हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो उसको दोबारा उसका री एग्ज़ाम करने के लिए आप उसका टेस्ट लोगे, डायग्नोस्टिक एग्ज़ाम। इसको क्या नाम देंगे? डायग्नोस्टिक। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? द स्कूल सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट शुड, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहता है कि जो स्कूल की सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट होती है उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो नहीं का बारे में बताना है अपन को, तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है, आउटलाइन द इम्प्रूवमेंट दैट द स्कूल वांट्स टू अचीव, तो ये है, ये वाला जो पॉइंट है वो इनकरेक्ट है इसमें, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। What type of assessment is emphasized in competence based learning? ये अच्छा क्वेश्चन है। competence based learning किस टाइप के असेसमेंट में होती है? जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है उसके अंतर्गत पाई जाती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपके जैसे यूनिट टेस्ट लेते हैं अपन, उस टाइप के होते हैं, और मेनली ये ड्यूरिंग द टीचिंग चलते रहते हैं, साथ साथ में किताब के पीछे दे रखा होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, हर लेसन के पीछे होता है। Identification of individual students' strengths and instructional intervention to help students continue to progress is the result of, बच्चे की स्ट्रेंथ्स को पहचाना, उसको इंस्ट्रक्शंस इंटरवेंशंस प्रोवाइड करवाना, स्टूडेंट्स की सहायता प्रोवाइड करवाना, ये किस प्रकार की प्रोग्रेस का परिणाम है। तो उस बच्चे को किस तरीके से ये पता लगता है कि उसने क्या सीखा, उसकी शक्ति कहाँ तक है। तो जब वो अचीव करेगा डाटा, मतलब कुछ ज्ञान अचीव करेगा, तो जब भी उसे उसकी स्ट्रेंथ का पता लगता है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, अचीवमेंट डाटा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ CC कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, इसमें बहुत ज़्यादा चक्कर पड़ता है, हर बार पूछता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। टू ले एम्फेसिस ऑन थॉट प्रोसेस पर बल देना, और डी एम्फेसाइज मेमोराइजेशन को कम करना, ये मेन इसका उद्देश्य है। इस पर ये करेक्ट हो जाएगा इसमें। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट? गुड टेस्ट की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है वो बतानी है आपको। तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए, और वैलिडिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। एप्टीट्यूड इसमें विशेषता नहीं है, ये ऊपर की तीनों हैं वो मेनली होनी चाहिए। विश्वसनीयता, वैलिडिटी, वैलिड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठता, ये सारी चीज़ें उसमें पाई जानी चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट? अचीवमेंट टेस्ट की लिमिटेशन कौन सी नहीं है इसमें से, वो बतानी है आपको, यानी इसमें से मेनली अचीवमेंट टेस्ट का गुण बताना है एक तरीके से। तो इट इज़ गुड फॉर, थर्ड ऑप्शन देखना है आपको, इट इज़ गुड फॉर क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कंटेंट एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। द टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू,
द टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। एक अध्यापक यूटिलाइज कर सकता है, प्रयोग कर सकता है बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए असेसमेंट और सीखने का असेसमेंट किस तरीके से। नो चिल्ड्रन प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, नो लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली, असेस child performance at periodic intervals and certify his or her performance, monitor children progress and set appropriate goals to fill their learning। इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स लेवल। असेसमेंट से आप बच्चे की प्रोग्रेस का पता लगा सकते हैं, उसकी अचीवमेंट का पता लगा सकते हैं। प्रीसीड्स, ब्लैंक स्पेस दे रखा है, प्रीसीड्स रेमेडियल टीचिंग, कौन सी चीज़ है वो रेमेडियल टीचिंग से पहले आती है। तो इसमें है डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी फोर्थ ऑप्शन है वो हो जाएगा डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम। छात्रों की जो समस्या है उसको डायग्नोस करना, उसको ख़त्म करना ही आपका रेमेडियल टीचिंग से पहले की जो प्रक्रिया है वो इसमें आती है। व्हाट इज अ मेजर एम ऑफ रेमेडियल टीचिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेमेडियल टीचिंग है उसका मेन एम क्या है। इसमें जो ऑप्शन है करेक्ट वो है फोर्थ ऑप्शन, टू ब्रिंग अ चाइल्ड टू मिनिमल एक्सेप्टेबल लेवल्स इन ईच क्लास, बच्चे को उसकी क्लास के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल बनाना, मेनली योग्य बनाना उसको उसकी क्लास के अकॉर्डिंग। द पर्पज ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज टू, और इसका जो पर्पज है वो क्या है, इसका है टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स नॉट प्रॉपरली लर्न, यानी थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बच्चे को उन आइटम्स को अगेन पढ़ाना जो उनको वो ढंग से सीख नहीं पाया है। टीचर्स कैन रेमेडिएट फॉर द स्टूडेंट्स विद लैंग्वेज लर्निंग डिफ़िकल्ट बाय, टीचर को कौन सी विधि के द्वारा छात्रों को लर्निंग जो लैंग्वेज डिफ़िकल्टी है उसको फिर से उसकी जांच करे, उसको पढ़ा सकता है, किस तरीके से। फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस विद इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, प्रोवाइडिंग नोट्स दैट आर सिंप्लीफाइड, इनिशियली गिविंग इंफॉर्मेशन एज रीडिंग ओनली नो राइटिंग, कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लास फॉर द स्टूडेंट्स। इसमें फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बच्चे के लिए एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट करोगे तो आप उसको रेमेडिएट कर सकते हो, उसकी जो कमियां हैं उनको दूर कर सकते हो। इस तरीके से आज का जो एग्ज़ाम था, आज का जो पेपर था वो यहीं समाप्त होता है। इतने सारे इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड थे, 50 क्वेश्चंस अपन ने देखे, सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो आप इनको पढ़ें और कुछ चीज़ें यहाँ से आप नोट करें और मेमोराइज करें, इस हिसाब से तो आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, थैंक यू।